हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आई एम श्रुति झा और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक। चलिए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। रेपो रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया है। आई थिंक ये कल ही की न्यूज़ है। ये रहा कटआउट। ये देखिए, आरबीआई एमपीसी कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%, चेंजेस स्टांस टू न्यूट्रल। अब रेपो रेट जो है वो क्या होता है, इसके चेंज होने से, कम होने से, ज्यादा होने से इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, देखिए, पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि रेपो रेट जो है वो होता क्या है। तो देखिए, रेपो रेट जो है वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक्स को लोन लेंड करता है। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि ये रेट जो है कितने परसेंट पे कंडक्ट किया गया है, तो ये 6.5% पे ही इसको रखा गया है। इसका मतलब ना ही इसको बढ़ाया गया है और ना ही इसको कम किया गया है। इसका मतलब एमपीसी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, उसने इस रेट को उसी सेम रेट पे रखा है जो कि पहले क्वार्टर में वो था। ठीक है, अच्छा, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो एमपीसी का ये कहना है कि ये रेट हमने चेंज इसीलिए नहीं किया है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की अभी रोबस्ट ग्रोथ है। ठीक है, उस ग्रोथ में हमें कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि हमको ये रेट ज्यादा करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए। ठीक है, और इन्फ्लेशन भी जो है एमपीसी के हिसाब से जो है ठीक ठीक है, तो इसलिए ये रेट को जो है वो अनचेंज रखा गया है। ओके, सो ड्यू टू रोबस्ट डोमेस्टिक ग्रोथ एंड कंसर्न्स ओवर इन्फ्लेशन डिस्पाइट अ स्लाइट डिप इन FY 2025 ग्रोथ। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में तो डिप आया है। जितना आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था कि 7% पे हमको लग रहा था कि ग्रोथ आएगी FY 25 की, ठीक है, 2025 की, बट कंपैरेटिवली अभी जो है वो 6.5, आई थिंक 6.5 टू 6.7 की रेंज गई है उस ग्रोथ की। तो उसको देखते हुए अब जो ग्रोथ आरबीआई ने एक्सपेक्ट करी थी वो तो नहीं आई, उससे कम आई है। बट उसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, आरबीआई हैज डिसाइडेड, एमपीसी हैज डिसाइडेड दैट दे विल मेंटेन दिस रेपो रेट ग्रोथ। ओके, ठीक है। स्टांस शिफ्टेड टू न्यूट्रल। इसका मतलब उनका कहना है कि ठीक है, स्टांस जो है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब ना हमें बढ़ाना है ना हमें कम करना है। जो हमारा रेट चल रहा था हम उसी पे मेंटेन रहेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में डेफिनेटली उनको कुछ ऐसे इफेक्ट्स नहीं दिख रहे होंगे कि उनको ये रेट जो है उसको लग रहा होगा कि या हम इसको बढ़ाएं या फिर कम करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज रेपो रेट? मैंने आपको इसको बताया, इसकी डेफिनेशन मैंने आपसे बताई कि रेपो रेट क्या होता है। तो ऐसा रेट जिस पे आरबीआई लोन लेंड करता है बाकी कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स आपको पता है, जैसे कि एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इनको जो भी आप जिस रेट पे आरबीआई जो है वो लोन देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लोन्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ओके, मैंने आपको बताया ये चीज। ओके, अच्छा, रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है? रेपो रेट अपने आप में एक वर्ड नहीं है, वो एक दो वर्ड्स का आप बोल सकते हो कि अमलगमेशन है। विच आर दोज वर्ड्स? रीपर्चेज एग्रीमेंट और रीपर्चेजिंग ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, आपको लगता होगा कि भाई बैंक्स को लोन की क्या जरूरत पड़ती, बिकॉज बैंक्स तो लोन देते हैं, वो लोन लेते भी हैं, तो ऑफकोर्स लेते हैं, क्योंकि आरबीआई जो है दैट इज द सेंट्रल बैंक अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आरबीआई जो है वो लोन दे रहा है तो वो अपनी सब्सिडरीज या जो उनके शेड्यूल्ड लिस्ट में जो बैंक्स आते हैं उनको वो लोन देते हैं, क्योंकि सभी को जो है कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक के पास कोई तिजोरी है कि उन्होंने इतना करोड़ अमाउंट, इतने बिलियन डॉलर्स, इतने ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने रख लिए। अब उन्होंने देखा कि ठीक है, अब जो भी पब्लिक आएगी उनको हम इसमें से लोन को देने वाले हैं, या फिर पैसे का हम जो भी है इधर उधर करेंगे वो हम इससे करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उनको भी एक टाइम के बाद उनके फंड्स खत्म होंगे, तो वो फंड्स जो हैं वो आरबीआई से इशू करते हैं। ठीक है, किस तरीके से? तो जो उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल करके वो आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको रेपो रेट की डेफिनेशन समझ आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव गॉन थ्रू द डेफिनेशन ऑफ रेपो रेट। अच्छा, अब रेपो रेट हमने देखा कि आरबीआई ने ये डिक्लेयर किया कि रेपो रेट हम 6.5 पे रखने वाले हैं। आरबीआई क्या है? तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी जब भी हम पढ़ते हैं
which whether it is for UPSC, whether it is for state civil services exam or whether it is for any one day examination, आरबीआई के बारे में बेसिक जो जानकारी एक एस्पिरेंट को होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आरबीआई आखिर काम क्या करता है, वो फाउंड कब हुआ, कब वो बना, उसका स्टैब्लिश्ड ईयर क्या है और उसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे पीछे। तो देखिए आरबीआई जो है हमारे यहां पे एक सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का ये बैंक है क्योंकि इसके जो रेगुलेशन है वो कहां से होती है, ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा ठीक है, इंडियन रुपी जो है, जो हम बोलते हैं हमारी इंडियन करेंसी है, तो इंडियन करेंसी को किस तरीके से हम जो है वो इधर उधर कर रहे हैं, या फिर इंडियन करेंसी का रेट क्या होगा, रेपो रेट किस तरीके से चेंज होगा, रिवर्स रेपो रेट किस तरीके से चेंज होगा, एसएलआर क्या होगा, सीआरआर क्या होगा, ये सारे जितने भी रेट्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आते हैं वो सारे ही रेट्स जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है। तो आप बोल सकते हो कि इट इज द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स। ठीक है, तो एक जो है वो पेरेंट बैंक है, फिर पेरेंट बैंक के नीचे सारे आप बोल सकते हो कि चिल्ड्रन बैंक हैं। तो सारे जो बैंक्स हैं अगर उनको कोई भी अगर एनपीए में फंस गए, वो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट में अगर उनका जो है वो आप बोलोगे कि भाई समापन हो गया, बैंक जो है अब डूबने वाला है, डिफॉल्टर सेट हो गया, तो आरबीआई के पास वो जाते हैं कि आप कुछ लोन दे के या फिर कुछ ऐसा हमें अमाउंट दे के आप हमको सेव कर लीजिए कि हमको डिफॉल्ट बैंक ना बनना पड़े या फिर बेड बैंक की कैटेगरी में ना आना पड़े, क्योंकि ऑफ कोर्स बैंक्स भी नहीं चाहते कि उनकी इमेज ऐसी बने कि लोग उनकी तरफ रुख ना करें। ठीक है, अगर लोग ही नहीं आएंगे तो उनके पास फिर फंडिंग भी नहीं आएगी, पैसा भी नहीं आएगा। ठीक है, हमने अभी इसकी डेफिनेशन देखी, अब हम देख रहे हैं कि ये कब बना था। तो देखिए आरबीआई वॉज फाउंडेड ऑन 1st of April 1935 एंड इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1st of January 1949। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स जो है वो आपको वनडे एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए कि वो 1935 को उसको स्टैब्लिश किया गया और 1949 को उसको नेशनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब इट केम अंडर द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट को जो है वो अथॉरिटी दे दी गई कि ओके आरबीआई अब आपकी जिम्मेदारी है और आप अब इसको संभालिए। ठीक है, हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई डेफिनेटली, बट इनिशियल डेज में जब 1935 में आरबीआई को बनाया जा रहा था तब ये हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में नहीं था, तब ये कोलकाता में था। इसलिए आप कभी भी विकिपीडिया वगैरह पे सर्च करोगे तो इनिशियल में आपको कोलकाता ही हेडक्वार्टर्स दिखाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में आपको दोनों ऑप्शंस दिए रहेंगे, कोलकाता भी दिया रहेगा और मुंबई भी दिया रहेगा, तो आपको जो है वो मुंबई टिक करना है बिकॉज करंटली आरबीआई हैज बीन हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। ठीक है, ओके, coming to the next, monetary policy committee. Okay, we have gone through the repo rate, we have gone through RBI जो एक parent body है। अब एमपीसी जो कि एक आप बोल सकते हो टेक्निकल थोड़ा चले जाता है। ठीक है, टेक्निकल किस वेज में, तो एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसका जो काम है, पहली बात तो ये कमिटी टोटली आरबीआई ओन करता है। ठीक है, अब इसका जो काम है वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं इनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से इनका डिस्कशन करना है, क्या इनका रेट होना चाहिए, करंट रेट्स क्या होने चाहिए, ये सारा काम जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। ठीक है, इसके 6 मेंबर्स होते हैं टोटल, 3 जो होते हैं वो आरबीआई से रिलेटेड होते हैं और 3 जो होते हैं वो थोड़ा सा आउटर होते हैं। ठीक है, इसलिए टोटल इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को जो हेड करते हैं वो हमारे गवर्नर, आरबीआई गवर्नर हेड करते हैं, जो कि करंटली हैं अभी मिस्टर शक्तिकांत दास। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, गवर्नर ऑफ आरबीआई। MPC was formed with the mission of fixing the benchmark पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट टू रीस्ट्रेन इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए अब क्या है, जो भी एमपीसी के टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए, जितने भी टूल्स आपको बताए, आप रेपो रेट ही ले लीजिए, तो कोई भी तरीके से अगर आप देखो रेट चल रहा है तो उसका जो काम होता है वो सिर्फ 2 ही काम होते हैं। किस तरीके से हमको
पैसे इंजेक्ट करना है इकोनॉमी में और किस तरीके से हमको पैसे बाहर निकालना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक टेक्निकल चीज अगर समझाऊं तो रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ा देता तो क्या होता कि पैसा जो है वो कम रहता मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट में पैसा कम रहेगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो फर्म्स हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है एक्सपैंड करने के लिए, तो फिर कैसे ग्रोथ होगी? ग्रोथ तो हो नहीं पाएगी। सिमिलरली अगर आरबीआई, आप बोलो कि आरबीआई ने रेट कम कर दिया, ठीक है, इसका मतलब आरबीआई हैज इंजेक्टेड द मनी इनटू द इंडियन इकोनॉमी। इफ दैट इंजेक्टेड मनी कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली कंपनी का, फर्म का एक्सपेंशन होगा, तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा। तो आप देख सकते हो कि रेपो रेट के बढ़ने और घटने दोनों से ही इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए जो है इकोनॉमिस्ट की नजर होती है, जब भी एमपीसी की मीटिंग्स होती हैं उस पर सबकी नजर रहती है इकोनॉमिस्ट की कि ठीक है अब क्या होने वाला है, क्योंकि उनके एक रेट कम करने से या एक रेट बढ़ाने से टोटली इंडियन इकोनॉमी का आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा इंपैक्ट, पूरी इंडियन इकोनॉमी का जो आप बोल सकते हो कि जो बैकबोन है वो पूरी चेंज हो सकती है, ठीक है। ओके, सो एक और हम चीज देख लेते हैं। एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर। ये थोड़ा सा अगर एमपीसी के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए ये पॉइंट है कि एक साल में एमपीसी को ये रेगुलेशन होता है कि उनको 4 बार मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि 4 क्वार्टर्स में जो है वो ग्रोथ को बताया जाता है, रेपो रेट वगैरह 4 क्वार्टर्स में जो है वो डिफाइन किया जाता है कि अब ये होगा और नेक्स्ट ये होगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दिया है, एमपीसी कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है। 3 जो है वो गवर्नमेंट से होते हैं और 3 जो है वो आरबीआई से होते हैं, ओके, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको पसंद आया हो और आपको रेपो रेट के बारे में थोड़ी सी इंसाइट्स मिली हो और जानकारी मिली हो। स्टे ट्यून फॉर फर्दर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी एट इकोहॉलिक्स। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।